ओके। पिछली क्लास में हम लोगों ने एब्सोल्यूट जीरो शब्द का यूज किया था और हम लोगों ने कहा था कि एब्सोल्यूट जीरो पर सेमीकंडक्टर्स बिहेव करते हैं इंसुलेटर की तरह, कारण कि कंडक्शन बैंड पूरी तरह से खाली होता है और वैलेंस बैंड पूरा भरा होता है। इस बात की हम लोगों ने चर्चा की थी। और फिर हम लोगों ने कहा था कि रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, तो पिछली क्लास में केवल हमने इतना ही कहा था कि रूम टेम्परेचर पर बॉन्ड्स टूटते हैं। इसको यहाँ पर आप लिख लिया है मैंने कि अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द मीन काइनेटिक एनर्जी associated with each electron at absolute zero at absolute temperature T is 3/2 kBT, जहां kB जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से लिया है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से लिया है और ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी नीट में है। और एक और है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगा, तो मीन काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ये भी नीट में क्वेश्चन है। एक और नीट में क्वेश्चन जिसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ का उन्होंने यूज किया था, तो यहां से अगर हम हाफ एम वी स्क्वायर करके और यहां से एम वी निकाल लें और डी ब्रॉगली वेवलेंथ में रख दें लैम्डा बराबर एच बाई एम वी, तो एम वी हो जाएगा √3 m/kT। तो ये भी नीट में क्वेश्चन है, ठीक ना। तो अगर हम 3/2 1.5 है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का मान 1.38 इंटू 10⁻23 है और 300 केल्विन जो कि रूम टेम्परेचर 27 डिग्री से ले लिया है, तो ये जूल है। अगर इसमें 1.6 इंटू 10⁻19 का भाग दे दें तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी 0.0388 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस एनर्जी को आप थर्मल एनर्जी कह रहे हैं। दिस एनर्जी इज कॉल्ड अ थर्मल एनर्जी, इसको हम थर्मल एनर्जी कह रहे हैं। और ये इतनी ज्यादा है कि इसको बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो रिसीव करते हैं और बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन अब फ्री हो जाता है और उसके पीछे एक वैकेंसी रहती है, जिस वैकेंसी को हम लोग होल कहा करते हैं। इस वैकेंसी को होल कहा करते हैं, होल। तो ये भी मैंने लिख दिया, ड्यू टू दिस सफिशिएंट एनर्जी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स एंड इलेक्ट्रॉन becomes free, leaving a vacancy behind itself. This vacancy with an effective electronic charge are called a hole. Hole कहेंगे। The hole behaves as an apparent free particle with effective positive charge. यानी होल को हम लोग मानते हैं पॉजिटिव चार्ज से चार्ज मानते हैं, जिस पर चार्ज कितना है तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो ये बात हम लोग पिछले क्लास में कह लिए थे। फिर एक बार कह दीजिए कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की यानी के काइनेटिक थ्योरी की बात करते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन के पास 3/2 kT एनर्जी हुआ करती है, जहां पर कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और रूम टेम्परेचर को हम 27 डिग्री सी ले लें तो केल्विन पर वो 300 हो जाएगा, 273 उसमें ऐड होगा और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का मान है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये जूल में आ जाएगा। इसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का भाग दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा 0.0388 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको थर्मल एनर्जी कहा करते हैं। और इस एनर्जी के कारण क्या होता है, जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं और बॉन्ड के टूटने से इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, बिकम्स फ्री, और अपने पीछे वैकेंसी छोड़ता है, जिस वैकेंसी को हम लोगों ने एक शब्द यूज किया है कॉल्ड होल, जिसको मानते हैं कि ये फ्री पार्टिकल है विथ इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज। और कितना चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर है, ई के बराबर है। और इसके बाद फिर एक सेंटेंस मैंने कहा था एजिटेशन शब्द है, एजिटेशन शब्द है। पहले इसके पहले हम लोग पढ़े हैं इसको। हाँ, पढ़े हैं तो उसी का हम लोग रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ,
इसको क्लास में पढ़े थे, ठीक है ना। तो रिपीटिशन है Yes, yes. क्योंकि Yes, sir. कुछ विद्यार्थी +2 के हैं जो +2 देना चाहते हैं, तो उनके लिए ही बातचीत हो रही है। और इसके बाद मैंने कहा कि दीज इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, और यही कारण है कि इस इलेक्ट्रॉन को हम इन इलेक्ट्रॉन्स को थर्मल इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। थर्मल इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, जो एजिटेशन के कारण पैदा हुए उनको थर्मल इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। और ये भी हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में कहा है, या कहा जाता है कि सेमीकंडक्टर्स में होल्स और इलेक्ट्रॉन ये दोनों ही पार्ट अदा करते हैं किसमें, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स टेक पार्ट इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड मूव करते हैं और होल्स वैलेंस बैंड मूव करते हैं, और यही कारण है कि टोटल करंट I बराबर हुआ करती IE प्लस IH, जहां पर IE करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स है और IH करंट ड्यू टू होल्स है। तो ध्यान रखेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एजिटेशन के हैं, थर्मल एजिटेशन के हैं। थर्मल एजिटेशन के। अगर बातचीत की जाए रूम टेम्परेचर पर, तो हम इस बात को एकदम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वैलेंस बैंड थोड़ा खाली है और कंडक्शन बैंड थोड़ा सा भरा है, क्योंकि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स किस में चले गए हैं, कंडक्शन बैंड में गए हैं। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने पिछली क्लास में कहा था, जैसे ये सपोज ये सिलिकॉन है, ये भी आपने कहा था कि सिलिकॉन है, इस तरह से आपने 8 सिलिकॉन एटम से घेरा था। ऐसे आपने घेरा था, और इसके बाद इस तरह से बॉन्ड्स बनाए थे। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आपने कहा था 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, हर कोई कोवैलेंट बॉन्ड कह रहे हैं आप। ये आपने कहा था कोर बैंड्स हैं, इन सबको कोई मतलब नहीं है। इसको आपने वैलेंस बैंड कहा था, और ये एनर्जी है, और इसको आपने कंडक्शन बैंड कहा था। ये कंडक्शन बैंड है, इसको फॉरवर्डिंग गैप कहा था आपने। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर इसको हम तोड़ दें, तो यहां पर जब तोड़ेंगे तो ये होल है, होल को हम लोग सर्कल से बनाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर है, ये इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर, और किसके कारण, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन के कारण है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस बैंड से चला जाएगा कहां पर, कंडक्शन बैंड में आ जाएगा, यहां पर ट्रांसफर कर। अब मान लेते यहां का टूट गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। मान लेते ये बॉन्ड टूट गया,
तो यहां का इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो जितने बॉन्ड्स टूटेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स पैदा होंगे और उतने ही होल्स पैदा होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, कंडक्शन बैंड में जाएंगे, कंडक्शन बैंड में जाएंगे। तो ये एजिटेशन के कारण है। मान लीजिए ये टूट गया तो यहां इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा कंडक्शन बैंड में। तो यही कारण हम लोग कहा करते हैं कंडक्शन बैंड थोड़ा सा भरा है, पार्शली फिल्ड है, और ये पार्शली एम्प्टी है, क्योंकि वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं। तो वैलेंस बैंड में होल मूव करते हैं और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और इनको हम थर्मल एजिटेशन के कारण इस घटना को कहा करते हैं। और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग थर्मल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ड्यू टू एजिटेशन कहते हैं। और ये दोनों ही चार्ज कैरियर्स इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स के नाम से जाने जाते हैं। इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स, जिनको हम Ni से लिख देंगे। इसका मतलब है कि Ni और Ni जो है वो NH है, और यही Ne है, E फॉर इलेक्ट्रॉन, H फॉर होल है। तो इनको हम इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स कहा करते हैं, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स कहा करते हैं, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक यानी दीज आर चार्ज कैरियर्स, these charge carriers are called intrinsic charge carriers. Intrinsic are charge carriers. Charge carriers. Intrinsic, जिसको आप Ni से लिख सकते हो, जिसको आप Ni से लिख सकते हो, Ni से लिख सकते हो, Ni यानी यहां पर हम कह सकते हैं Ne बराबर NH बराबर किसकी, Ni की। I फॉर इंट्रिंसिक, I फॉर इंट्रिंसिक। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सीधा समानुपाती हो जाएंगे किसके, टेम्परेचर के। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड्स टूटेंगे, और बॉन्ड्स के टूटने से इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाएंगे, और होल्स वैलेंस बैंड में रहेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंड गैप। ये बैंड गैप जितना कम होगा उतना ही कम एनर्जी चाहिए होगी किसके लिए, यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए। तो इनवर्स का रिलेशन रखता है किसके साथ, बैंड गैप, क्योंकि उसकी एनर्जी को आपने Eg कहा है, G फॉर गैप, जिसको फॉरडन गैप कह रहे हैं। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी बॉन्ड्स टूटेंगे, सिंपली कह रहे हो बॉन्ड्स टूटेंगे, और जितने बॉन्ड्स टूटेंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे और उतना ही होल्स होंगे, और हर को हम एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर कह रहे हैं। और यही कारण है कि आपको याद होगा एक नीट ने क्वेश्चन किया था कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस किसके निगेटिव होते हैं। उसके आंसर में दो हैं, एक सेमीकंडक्टर है और एक इंसुलेटर है। ये नीट का क्वेश्चन है, शायद 20 में है ये, और कई क्वेश्चन बनेंगे, हम आपको अलग से बता देंगे इफेक्ट टेम्परेचर का। कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अगर ये भी क्वेश्चन नीट पे ही है कि अगर हम कॉपर और सिलिकॉन को गर्म करते हैं तो क्या होगा, तो कॉपर का रेसिस्टेंस बढ़ेगा और सिलिकॉन का घटेगा।
चूंकि सिलिकॉन का कॉफिशिएंट ऑफ जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट पर रेसिस्टेंस पॉजिटिव है और इसका नेगेटिव है सिलिकॉन का और जर्मेनियम का। बल्कि यहाँ 2024 की बात की जाए तो 2024 में RT बराबर जो R01 प्लस अल्फा इंटू टी है उस पर भी इन्होंने एक क्वेश्चन किया है। RT यानी R0 दिया है और T टेम्परेचर पर आपको RT दिया है और आपसे अल्फा पूछा है कि अल्फा का मान क्या होगा। इसकी कई सारे क्वेश्चन आपको मिले हैं। नीट में याद होगा ये रेसिस्टिविटी का ग्राफ आपसे पूछा है, ठीक ना। तो हो सकता है मुझे 99% आशा है कि 2025 में भी आपको यहां पर क्वेश्चन मिल जाएगा, निश्चित रूप से मिल जाएगा। हो सकता है आपकी बार कूल कर रहे हैं कि सिलिकॉन और कॉपर को कूल करते हैं तो क्या होगा, तो कॉपर का रेसिस्टेंस घटेगा लेकिन सिलिकॉन का बढ़ेगा कूलिंग पर, और हीटिंग में कॉपर का रेसिस्टेंस बढ़ेगा और सिलिकॉन का घटेगा। क्योंकि यहां पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी, इसका मतलब है कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब है रेसिस्टिविटी घट जाएगी। और रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस सीधे हैं, R बराबर रो इंटू एल बाई ए, तो रेसिस्टेंस भी घट जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग अलग से कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, अलग से कर लेंगे। तो एक सेंटेंस यहां पर कह दीजिए इसको आप, जिससे आपको ध्यान में रहे कि the number of electron hole or pairs is directly proportional to the absolute temperature T, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर की संख्या बढ़ जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन भी पैदा होंगे और होल भी पैदा होंगे बराबर बराबर संख्या में। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ, यस डायरेक्ट कह दो बैंड गैप, बैंड गैप जिसको फॉरबिडन गैप कह रहे हैं, विथ ऑफ फॉरबिडन गैप। सही बात है, जितना गैप कम होगा, जैसे एक सिंपल सी बात है, अगर किसी की ससुराल नजदीक है तो उसका एक घर ससुराल में होगा, एक घर मायके में होगा। क्योंकि डिस्टेंस कम है, लेकिन वही डिस्टेंस अगर ज्यादा हो जाए तो ये बात थोड़ी सी उल्टी हो जाएगी। तो ये गैप अगर कम है तो तुरंत इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक भाग जाएगा, अगर ज्यादा है तो नहीं भाग पाएगा, क्योंकि उसके लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। तो ये याद रखिएगा, इसी से हम लोग इस बात को भी कह लेंगे। और कितने होते, अगर ये कोई पूछ दे तो ध्यान दीजिएगा कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल appears at room temperature, ये नियरली इक्वल है 10 की पावर 19 पर मीटर क्यूब। सोचिए 10 की पावर 19 है, 10 की पावर 19 है। बिल्कुल इजी है, आराम से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बॉन्ड्स टूटेंगे, और जितने बॉन्ड्स टूटेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स पैदा होंगे और उतने ही होल्स पैदा होंगे। इसका मतलब है कि टेम्परेचर के बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ेगी सेमीकंडक्टर की, रेसिस्टिविटी घटेगी, रेसिस्टेंस घटेगा, और यही कारण होता है कि इनका
अल्फा नेगेटिव होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है और इंसुलेटर का भी नेगेटिव होता है, जो नेट ने बार किया भी है। तो इसको हम लोग अलग से कर लेंगे एक क्लास में। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मतलब R बराबर रो इंटू एल बाई ए, इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। और आर टी बराबर हुआ करता है R01 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा इंटू टी का स्क्वायर, और रो टी बराबर हो जाएगा रो01 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा इंटू टी का स्क्वायर। इसी का ग्राफ जो था वो नीट वालों ने किया था, जो इस तरह से पैराबोलिक है, ऐसे ऊपर को जाता है। और आरटी का ग्राफ जो है वो आईटी ने किया था। हो सकता है 25 में आईटी वाला ही क्वेश्चन कर दे, रेसिस्टेंस का प्लॉट कर दे, तो हम आपको अलग से बता देंगे। वो इस तरह के प्लॉट्स हैं, ऐसे प्लॉट्स हैं, ऐसे प्लॉट है। ये रेसिस्टिविटी अगर इधर है और टेम्परेचर है, ये प्लॉट है। तो 3-4 क्वेश्चन आपको मिले यहां से, इसलिए इन सबको हम लोग अलग से कर लेंगे। ओके, एक थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा एक सेंटेंस पर, बाई चांस कर दे आपसे क्वेश्चन, और करना भी चाहिए, कि जैसे कोई फोटोन है और उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, अगर उसकी एनर्जी जस्ट सफिशिएंट हो जाए इलेक्ट्रॉन होल पेयर को पैदा करने में, तो कहेंगे कि जो बैंड गैप है इसकी एनर्जी उससे फोटोन के बराबर है, उस फोटोन के बराबर है। तो बाई चांस आपको लैम्डा दे दे और कह दे कि फॉरग्राउंड गैप जो है उसकी एनर्जी क्या होगी 2025 में, इजी है क्योंकि फोटोन शब्द आप जानते हैं। तो हम इस सेंटेंस को यहां लिख देते हैं कि एनर्जी ऑफ ए फोटोन of wavelength lambda, it is just sufficient, it's just sufficient to produce electron hole pair। फिर एक बार कहिएगा, if energy of a photon of wavelength lambda is just sufficient to produce electron hole pair, then energy of a forbidden gap will be equal to the energy of the photon, that is a G for gap, बराबर h न्यू बराबर SC बाई लैम्डा, न्यू फ्रिक्वेंसी है। और इसको अगर सॉल्व करते तो हो जाता है 12,400 बटे लैम्डा इन एंगस्ट्रम मिनट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हट जाओ पैर की तरह, क्योंकि इसकी जरूरत आपको कई जगहों पर पड़ी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी पड़ी है, वर्क फंक्शन वगैरह में कभी कभी वेवलेंथ दे देता है और 3 फोटो मेटल्स दे देगा और कह देगा कि किसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। इसी साल शायद है 24 में भी है। तो जिसकी एनर्जी, जिस फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए या ज्यादा हो जाए, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे। अगर फोटोन की एनर्जी कम है वर्क फंक्शन से तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। रट जाओ, ये ब्लाइंडली याद करो, कैसा ही होता है। क्योंकि
एच प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसका मान 6.62 इंटू 10⁻34 है, जो कि कई बार आपको याद, बल्कि इसके डायमेंशंस हो सकता है 25 में कर दे। एंगुलर मोमेंटम के बराबर है ये डायमेंशंस, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन बराबर है। एम वी एन आर एन एंगुलर मोमेंटम में बराबर एन एच वाई 2 पाई। तो कई बार आपको बताया जाता है, ये सबको याद कर लीजिए क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चंस इजी होते हैं। ओके, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बराबर होते हैं और रूम टेम्परेचर पर इनकी संख्या करीब करीब 10⁻19 है पर मीटर क्यूब है। और फिर एक सेंटेंस का, अगर किसी फोटोन की एनर्जी जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है जस्ट सफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन होल पेयर को पैदा करने में, तो जो बैंड गैप है उसकी एनर्जी उस फोटोन की एनर्जी के बराबर है, यानी ई जी बराबर एच न्यू जो मैक्स प्लैंक का है बराबर एच सी वाई लैम्डा, चूंकि न्यू फ्रिक्वेंसी है और सी बराबर हुआ करता है न्यू लैम्डा, तो न्यू की जगह हो जाएगा सी वाई लैम्डा। इस सब को सॉल्व करेंगे तो 12,400 बटे लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम यूनिट हो जाएगा। कभी कभी नैनोमीटर कर देता है तो नैनोमीटर में 1 जीरो चला जाएगा, क्योंकि 10⁻⁻10 मीटर एक एंगस्ट्रॉम है और -9 नैनो है। तो अक्सर परेशान करता है एग्जामिनर, परेशान नहीं करता है, मतलब इतना तो कम से कम आना ही चाहिए विद्यार्थियों को। ओके, अब हेडिंग देते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक एकदम क्लियर है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स को हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहेंगे। जो प्रोसेस होती है इम्प्योरिटी एटम्स को ऐड करने की, उसको डोपिंग कहेंगे। डोपिंग, डोपिंग DOPING, डोपिंग कहेंगे। और इस प्रकार के जो सेमीकंडक्टर्स पैदा होते हैं, बनते हैं, प्राप्त होते हैं, उनको हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहेंगे। और जो बाहर से इम्प्योरिटी एटम्स आए हैं इनको हम लोग डोपेंट कहते हैं। डोपेंट, नीट में कई बार डोपेंट शब्द का इन्होंने यूज किया है, डोपेंट। और ये एटम्स 2 प्रकार के हैं, ये एटम्स 2 प्रकार के हैं। एक ट्राइवैलेंट है, ट्राइवैलेंट यानी वैसे एलिमेंट्स जिनके एटम्स 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखते हैं उनको ट्राइवैलेंट कहते हैं। जैसे इंडियम है, बोरोन है, एल्यूमिनियम है, ये सभी ट्राइवैलेंट हैं। इनको मिलाने पर पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, जो हम लोग अभी डिस्कस करने की बात करेंगे। और दूसरे पेंटावैलेंट हैं, यानी वैसे एलिमेंट्स जिनके एटम्स 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखते हैं उनको हम पेंटावैलेंट कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जिसमें 3 है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए ऐसे इम्प्योरिटी एटम्स को हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम्स कहेंगे। एक्सेप्टर, एक्सेप्टर। और ध्यान दीजिए क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब हम सिलिकॉन में एल्यूमिनियम मिलाएंगे या इंडियम मिलाएंगे या बोरोन मिलाएंगे, तो इंडियम के पास या बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन हो गए और सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैलेंसी 4 है, तो एक बॉन्ड खाली रह जाएगा और वो बॉन्ड जो है वो होल है। अब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिसीव करेगा, और रिसीव करने के कारण इसी को क्या कहेंगे, एक्सेप्टर कहेंगे। और पेंटावैलेंट के 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, ऑक्टेव पूरा कर लेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा
तो इसीलिए इसको कहते हैं क्या, डोनर, क्योंकि ये डोनर हो गया, यानी पेंटावैलेंट एटम्स डोनर एटम्स हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। अब बड़ी एकदम इजी थ्योरी है, ध्यान दीजिएगा। अब पी टाइप बनाएंगे हम, अभी देखेंगे पी टाइप बनाएंगे। तो पी टाइप बनाने के लिए हम ट्राइवैलेंट मिलाएंगे। तो ट्राइवैलेंट एटम बैठेगा कहां, जहां पर सिलिकॉन है तो वहां पर बैठ जाएगा। अब चूंकि ये बाहर से आए हैं, इनके पास एनर्जी ज्यादा है, तो ये वैलेंस बैंड में नहीं रह पाएंगे, बल्कि वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर एक अपना एनर्जी लेवल बना लेंगे, जिसको एक्सेप्ट एनर्जी लेवल कहेंगे। और कहा जाता है, माना जाता है कि रूम टेम्परेचर पर वैलेंस बैंड के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहा करते हैं, किसमें, इस एक्सेप्ट एनर्जी लेवल में। इसी तरह से वहां की बात हो गई, पेंटावैलेंट की बात हो गई। पेंटावैलेंट जब मिलाएंगे तो ये भी चूंकि हाई एनर्जी रख रहे हैं, तो ये भी वैलेंस बैंड में नहीं रहेंगे। तब कहाँ रहेंगे, रहने की जगह कहां पर है, तो फॉरवर्ड गैप है, तो कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे ये अपने लिए एक एनर्जी लेवल बना लेंगे, जिसको डोनर एनर्जी लेवल कहेंगे। यहां भी यही बात कह सकते हो कि रूम टेम्परेचर पर डोनर एनर्जी लेवल के सारे इलेक्ट्रॉन्स, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अवेलेबल हुआ करते हैं, कहां पर, कंडक्शन बैंड में। जैसे ये ठीक उसी तरह की बात हो गई, जैसे किसी घर में अगर कोई मेहमान आता है, तो मेहमान कभी भी अगर घर में उसको बैठा दीजिएगा तो अजीब उसको लगता है, कहीं इधर देखेगा कहीं इधर, मतलब उसको लगेगा कि उसको हर जगह पर चींटी यानी या ये खटमल वगैरह काट रहे हैं, ऐसा उसको लगता है। इसलिए गांव में देखा होगा, उसको रहने के लिए मैंने जस्ट घर के बाहर, जिसको चबूतरा बोला जाता है, वहां पर उनको चारपहिया डाल दी जाते हैं और वहां पर रहते हैं, क्योंकि उनके पास एनर्जी ज्यादा है। और गांव के मेहमान को आराम से आप पकड़ सकते हैं। जैसे गांव में अगर कोई दामाद जाता है तो उसको आसानी से पकड़ा जा सकता है। उसके बालों में ब्राह्मी अमला तेल होगा, जेब में 2-3-4 कलम होंगे, एकदम वेल क्रिच्ड जो है उसकी ड्रेस होगी, यूनिफॉर्म होगी, और ये शर्ट ऐसी होगी उसमें पैसे वगैरह दिखते रहेंगे। इसका मतलब समझ जाइए कि ये उस गांव का दामाद है। तो ठीक यही बात यहां भी है। जो भी इम्प्योरिटी एटम्स आप मिलाएंगे, वो सारे के सारे एनर्जी रखते हैं और वो नहीं रह पाएंगे घर में। घर को बैलेंस बैंड कह रहे हैं, तो अपने रहने के लिए क्या करेंगे, वो अलग जगह बनाएंगे। तो या तो वो जगह है कहाँ, कंडक्शन, ये फॉरवर्ड गैप ही है, फॉरवर्ड गैप है। तो पेंटावैलेंट कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे, जिसको डोनर एनर्जी लेवल कहेंगे, और ट्राइवैलेंट बैलेंस बैंड के ठीक ऊपर, जिसको हम एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कहेंगे। तो एकदम इजी है, आराम से समझ जाओगे। तो हेडिंग देते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बहुत इजी वे में आप समझ सकते हैं। इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स, impure semiconductors are called extrinsic semiconductors. इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स को क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहेंगे। The process of adding impurity atoms is called a doping। इसको हम
डोपिंग कहेंगे, डोपिंग। एंड impurity atoms, डोपिंग कहेंगे, डोपिंग। एंड impurity atoms are called dopant, डोपेंट कहेंगे, डोपेंट कहेंगे। आर डोपेंट कहेंगे, DOPANT, डोपेंट्स कहेंगे। तो ये ट्राइवैलेंट भी डोपेंट होंगे और पेंटावैलेंट भी डोपेंट होंगे। तो फिर एक बार कह लो कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहेंगे। और इम्प्योरिटी एटम्स को ऐड करने की जो प्रोसेस है उसको हम डोपिंग कहेंगे। और जो इम्प्योरिटी एटम्स मिलाए जाते हैं उनको हम डोपेंट कहेंगे। और इस प्रकार के जो सेमीकंडक्टर्स आप प्राप्त होते हैं उनको हम क्या कहेंगे? डोप्ड सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहेंगे। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं? ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट। ट्राइवैलेंट को हम लोग एक्सेप्टर कहेंगे थोड़ी देर में, और पेंटावैलेंट को हम लोग डोनर कहेंगे। क्या कहेंगे? डोनर कहेंगे, क्योंकि ट्राइवैलेंट रिसीव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को और पेंटावैलेंट इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। तो इसका मतलब है कि दीज इम्प्योरिटी एटम्स आर ऑफ टू टाइप्स। दीज impurity atoms are of two types. Are of two types. जिसमें सबसे पहले को कह सकते हो ट्राइवैलेंट। क्या कहेंगे? ट्राइवैलेंट। देख लीजिए, कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। यानी प्योर सेमीकंडक्टर्स इंट्रिंसिक हो गए और इम्प्योर एक्सट्रिंसिक हो गए। जिस प्रोसेस से उसमें आप इम्प्योरिटी एटम्स को मिलाएंगे वो डोपिंग हो गई, तो इनको हम डोप्ड सेमीकंडक्टर्स भी कह सकते हैं। और यही डोप्ड सेमीकंडक्टर्स क्या हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं। और जो बाहर से मिलाते हैं उसको हम मेहमान कहते हैं हिंदी में, और यहां पर उनको हम डोपेंट कहेंगे, DOPANT कहेंगे। जो दो प्रकार के हैं इम्प्योरिटी एटम्स, जिसमें एक ट्राइवैलेंट है। ओके, कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो ये बात आपके दिमाग में चढ़ जाएगी, क्योंकि कोई खास फिजिक्स है नहीं।